सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 1 का अध्ययन हम कर रहे थे और यूनिट नंबर 1 के अंदर शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस परीक्षण नामक टॉपिक हमारा चल रहा था। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम अभी तक टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है और फिजिकल फिटनेस किसको कहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो फिटनेस घटक है उनकी संख्या कितनी है, वो कौन से हैं, कौशल या विशिष्ट गतिविधियों संबंधित कौन से घटक हैं, उनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से उसमें शामिल होंगे, इसके अलावा कौन कौन से प्रमुख उपकरण हैं जिनका मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और आज की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं। जितने भी साथी मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए भाई बिना किसी देरी के हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप एक दो जानकारी और ऐड कर लीजिए। हमने पिछली क्लास के अंदर क्रॉस वेबर टेस्ट के अंदर अध्ययन किया था जिसको केडब्ल्यू परीक्षण भी कहा जाता है। मैंने बताया डॉक्टर हंस क्रोज और सोंजा वेबर ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस परीक्षण को डेवलप करने में मदद की थी। कई जगह पर कई आर्टिकल्स के अंदर भी एक नाम यहाँ पर आपको और लिखा हुआ मिलेगा, कई किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, तो आप उस संशय में ना रहें कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो आप सारे के सारे कंसिडर कर लीजिए। देखिए भाई डॉक्टर हंस क्रोज तो ये तो हर जगह आपको नाम मिलेगा। सोंजा वेबर नाम से जो ये नाम है कई जगह पर आपको ये मिलता है नाम, और कई जगह पर आपको ये हिर्शलैंड नामक एक नाम मिलता है, इस व्यक्ति का नाम मिलता है जिन्होंने डॉक्टर हंस क्रोज की सहायता इस टेस्ट को बनाने में की थी। जाहिर सी बात है कि ये टेस्ट एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं बनते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो लगते हैं और वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद में खूब सारी रिसर्च होती है, खूब सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद भी कई बार उनको मॉडिफाई किया जाता है, अलग अलग कंडीशंस में उनको अप्लाई किया जाता है। तो उस दौरान कई लोग वहाँ पर हो सकते हैं। तो हमें जब लगभग ये बात 1940 1950 के आसपास की है, तो इतना पुराना हमारी पुस्तकों के अंदर विस्तृत जो इतिहास है इन टेस्ट का नहीं है। तो उस एक परिस्थिति के अंदर आप ये 2-3 नाम याद रखिएगा जहां से हो सकता है कि भी प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप हर कंडीशन के लिए तैयार यहाँ पर रहना। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है आपने, इस टेस्ट की जो एक कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। कहानी ये है कि इन्होंने कोई एक टेस्ट का निर्माण किया और इस टेस्ट का निर्माण करने के बाद इन्होंने अमेरिका के जो स्कूल है, खूब सारे स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा सैंपल था, खूब सारे हजारों की संख्या में बच्चे थे, उनके ऊपर ये टेस्ट, ये सिंपल टेस्ट इन्होंने करवाए, 6 बैटरीज इसमें थी। और इन्होंने ये टेस्ट यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर भी करवाया, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये हंस क्रोज और सोंजा वेबर, ये दोनों ऑस्ट्रिया से के रहने वाले हैं, यूरोप के रहने वाले हैं। तो एक दिलचस्प बात जो सामने आई कि अमेरिका के अंदर जब ये टेस्ट करवाया गया तो लगभग 58-60% बच्चे उस टेस्ट के अंदर फेल हो गए। यानी कि 6 बैटरी है, 6 बैटरी में से कोई एक बैटरी के अंदर आप नहीं कर पाते हैं उसको कंप्लीट, तो आप पूरे टेस्ट के अंदर फेल मान लिए जाते हैं, क्योंकि मिनिमम स्ट्रेंथ है। तो एक के अंदर फेल होने पर आपको फेल मान लिया जाता है। लगभग 55-60% बच्चे फेल हो गए। यूरोप के अंदर ये संख्या जो सिर्फ 8% थी, तो सिर्फ 8% संख्या ये थी, और यहां पर अमेरिका के अंदर लगभग 60% संख्या थी। तो इसके बारे में आर्टिकल्स छपे कि द टेस्ट और द रिपोर्ट दैट शुक द प्रेसिडेंट, कि उन्होंने प्रेसिडेंट को हिलाकर छोड़ दिया कि हमारे देश के जो युवा है, हमारे देश का जो भविष्य है वो इतना कमजोर है कि वो मिनिमम फिटनेस टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद ये एक आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट काउंसिल ऑन यूथ फिटनेस, ये एक काउंसिल का निर्माण हुआ और इस काउंसिल के अंदर हर वर्ष ये टेस्ट करवाए जाने शुरू हुए, या फिर कैसे हम जो अमेरिकी बच्चे हैं उनको मजबूत कर सकते हैं, या फिर उनको खेलों के अंदर डाल सकते हैं, या फिर शारीरिक गतिविधियों का रुझान उनके अंदर बढ़ा सकते हैं। तो ये टेस्ट के संबंध में ये इतिहास का ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे नहीं लगता कि भाई इतना मुश्किल पूछा जाएगा प्रश्न, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज़ को याद रखने में या फिर किसी भी तरह से ये सहायता कर सकती है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑन यूथ फिटनेस इस टेस्ट की वजह से बना है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1954 में ये टेस्ट का निर्माण हुआ। इस टेस्ट के निर्माण होने के साथ ही इसको फौज के अंदर भी उपयोग करना चाहा, या फिर जो फौज में बच्चे भर्ती होना चाहते हैं उसके लिए उपयोग करना चाहिए, या फिर स्कॉलरशिप देने के लिए भी उपयोग करना चाहा। तो इन्होंने इस टेस्ट को परिवर्तित किया थोड़ा, और इस टेस्ट को परिवर्तित करके इन्होंने आफ्टर टेस्ट बनाया था। आफ्टर टेस्ट का अगर आप टाइम देखेंगे 1958 है, ये उसी दौर के अंदर बना हुआ एक टेस्ट है, जहां पर इसके अंदर भी आप थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि इसको, इसके लिए जो समय है वो समय कई कई जगह के ऊपर, आप इस समय के बारे में भी ध्यान रखना। इस समय को आप 1957-58 भी कई कई जगह पर मिल जाएगा आपको। पूरा सत्र जो है वो 57-58 भी कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। ये किसका मापन करता है? मोटर फिटनेस का मापन ये करता है। इसके अंदर भी 6 बैटरीज है और उसके अंदर भी 6 बैटरीज है। हालांकि ये दोनों एक जैसे नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो क्रूज वेबर टेस्ट है उससे प्रभावित होकर
ये टेस्ट का निर्माण जो है वो किया गया था, ये ध्यान रखना है। और अमेरिका के अंदर स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए, स्कूली बच्चों के अंदर खेलों के प्रति भावना को जगाने के लिए, शारीरिक शिक्षा की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए, या फिर बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए ये टेस्ट शुरू किए गए थे। तो ये पिछली क्लास से हमने कुछ एक नई चीज़ें यहाँ पर जोड़ी हैं, तो इनको आप जरूर अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो नया पढ़ना शुरू करेंगे वो यहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैनेडियन टेस्ट से। कैनेडियन टेस्ट, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉलेज स्तर के बालक बालिकाओं के लिए करवाया जाता है, यानी कि सिर्फ कॉलेज स्तर के, स्कूल स्तर के बच्चों के लिए नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुश्किल टेस्ट है। अब आप में से अगर बीपीएड या फिर एमपीएड के दौरान किसी ने यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए, हो सकता है कि इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया हो। बहुत सारी जगह पर ये टेस्ट करवाया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये टेस्ट करवाया जाता है, पंजाब में कुछ जगह पर ये टेस्ट भी करवाया जाता है। समय इसके अंदर 35 सेकंड दिया जाता है। 35 सेकंड अधिकतम है। 35 के बाद अगर आप ऊपर समय लेते हैं, 35 के बाद आप समय लेते हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है। इंडोर आउटडोर के लिए अलग अलग है, लेकिन मानक जो है वो 35 है। तो इससे ऊपर का समय अगर आप लेते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता है। और किस तरह से करवाया जाता है वो देखेंगे अभी। इसमें भी कितनी बैटरी है? 6 बैटरीज है। 6 बैटरी के अंदर लॉन्ग जंप, वोल्टिंग हॉर्स जंप, डिच जंप या फिर रिवर क्रॉसिंग, हर्डल जंप, फॉरवर्ड रोल, 100 फुट दौड़ शरीर के भार बराबर वजन के साथ। तो कुछ यहाँ पर चीजें हैं, इनको कैसे किया जाता है देखिए भाई। क्या आपको ये तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही है? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो भाई आप। तो मोबाइल की स्क्रीन के अंदर आप, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल ठीक इसको देख पा रहे होंगे। चलिए भाई, इस टेस्ट को कैसे करवाया जाता है। आप एक सिरे से, यहाँ से स्टार्टिंग लाइन अप है, स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से कोई एक बच्चा दौड़ना शुरू करेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, वैसे लिख देता हूँ आपको। यहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जब दौड़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक लॉन्ग जंप का पिट बना होगा कि आप लॉन्ग जंप करेंगे, या फिर लाइन लगी होगी। यहाँ पर आप लॉन्ग जंप करेंगे। लॉन्ग जंप करने के बाद थोड़ी दूर जाएंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग जंप के लिए मार्क लगा हुआ है। फिर कुछ दूर दौड़ेंगे, यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग है। रिवर क्रॉसिंग क्या, इस तरह से 2 लाइन बनी होगी, और एक बार आप यहाँ से इधर जंप करेंगे, इधर से इधर जंप करेंगे, इधर से इधर जंप करेंगे। इस तरह से रिवर क्रॉसिंग या फिर डिच जंप बोलते हैं इसको। रिवर क्रॉसिंग या फिर डिच जंप बोलते हैं कि आप बार बार क्या करेंगे, स्विच करेंगे। इधर जंप किया, इधर से इधर जंप किया, और आपको ये जो बीच का हिस्सा है, रिवर का हिस्सा जो है, उसके अंदर आपको पैर नहीं रखना होता है। तो ये बैलेंस के लिए भी देखा जाता है, आपका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है और कितना जल्दी आप इसको कर पाते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वोल्टिंग हॉर्स है। यहाँ पर वोल्टिंग हॉर्स क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ तस्वीरें लगा रखी है। वोल्टिंग हॉर्स इस तरह का है। अब हाँ, इस तरह आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये वोल्टिंग हॉर्स का टेबल लगा हुआ है। आप यहाँ से दौड़ कर आते हैं और इसके ऊपर से क्रॉस करते हैं, जैसे दीवार क्रॉस करते हैं ना, खूब इस तरह। मान लीजिए कि लगभग इतनी ऊंची की हाइट का ये होता है, और आप क्या करते हैं, इसके ऊपर हाथ रखते हैं और दीवार क्रॉस करने जैसे आप इसके ऊपर से वोल्टिंग हॉर्स को क्रॉस करते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर लॉन्ग जंप किया, वोल्टिंग हॉर्स किया, रिवर क्रॉसिंग किया, फिर हर्डल किया। एक हर्डल होता है, हर्डल के ऊपर जंप किया। हर्डल के ऊपर जंप करने के बाद एक मैट लगाया होता है, उसके ऊपर आप फॉरवर्ड रोल करेंगे। फॉरवर्ड रोल करने के बाद यहाँ पर आप वजन उठाएंगे, और वजन उठा के आप फिनिश लाइन की तरफ भागते हैं। फिनिश लाइन की तरफ आप भागते हैं। ये मैन के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल या फिर बहुत ज़्यादा डीप की बात है, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। सिर्फ आप बड़ा बड़ा ये याद रखना कि इसके अंदर 6 बैटरीज होती है, और 6 बैटरीज है कौन कौन सी, ये ध्यान रख लेना कि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए। बाकी आमतौर पर कैनेडियन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि ये कॉलेज स्तर के लिए होता है। 35 सेकंड है यहाँ पर, और 6 बैटरीज है। 6 बैटरी के अंदर लॉन्ग जंप, वोल्टिंग हॉर्स, डिच या फिर रिवर जंप, हर्डल जंप, फॉरवर्ड रोल, और एक आपके शरीर का जो वजन है उसके आधे या फिर उसके भार के बराबर आप वजन उठाकर भागते हैं। हर कॉलेज अपनी तरफ से इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ बदलाव जो है वो अपनी तरफ से कर देता है। यहाँ पर लॉन्ग जंप की जो दूरी है उसको कम ज़्यादा कर देना, वोल्टिंग हॉर्स, हर्डल की दूरी कम ज़्यादा कर देना, कितना भार उठाएंगे उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा आमतौर पर कर देते हैं कंपटीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई आप इस टेस्ट को कैसे करवाते हैं। ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टेस्ट करवाया कैसे जाएगा, और इसके अंदर 6 बैटरीज पाई जाएंगी। 6 बैटरीज इसके अंदर पाई जाएंगी, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अगला टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेस्ट के मामले में अगर मैं बात करूं, अभी तक जितने भी हम पढ़ चुके हैं, क्रूसवेबर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आफर बहुत इंपॉर्टेंट है, कूपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टेस्ट जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये तीनों के तीनों खूब इंपॉर्टेंट भाग रखते हैं। इन तीनों के बारे में आपने ध्यान रखना है। और किस में क्या क्या चीज पूछी जाएगी,
ये भी आपने ध्यान रखना है। क्रूस वेबर के अंदर मिनिमम फिटनेस स्ट्रेंथ का पूछा जाएगा। कूपर मापन क्या करता है ये पूछा जाएगा। अगर 12 मिनट या फिर 9 मिनट रनर वोक टेस्ट के नाम से आए तो किनेथ एच कूपर का नाम ध्यान रखना है। फिर ऑफर के अंदर किसने टेस्ट को बनाया, किसने संस्था को बनाया, संस्था का पूरा नाम क्या है, हालिया नाम क्या है, और वो 6 बैटरीज एक क्रम के अंदर आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब कैनेडियन के अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं कि नए मात्र के क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। कैनेडियन के अंदर कॉलेज स्तर के ऊपर बालक बालिका के लिए टेस्ट है। इसके अलावा आप उसमें 6 बैटरीज याद रख सकते हैं, और वो बैटरीज हैं कौन कौन सी ये आप याद रखना। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट खूब महत्वपूर्ण है। इस व्यक्ति का नाम भी पूछा गया है, लूसियन ब्रूहा, और ये सन भी पूछा गया है। मैं वो सारी की सारी बातें, देखिए भाई कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद आप मार्केट के अंदर घूम रहे हो, कोई अध्यापक आपको बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद कर लो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद कर लो, कहीं भी कुछ नहीं करना है। आप जब क्लासेस देखते हो साथ साथ मार्क करते जाइए। मैं आपको हर एक स्लाइड के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, या फिर यहां से जब अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका स्तर बढ़ाया जाएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा। बेशक आप मार्केट में जाके ये बता देना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना भाई, साथ साथ मार्क करते रहो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो पहले पूछा जा चुका है ना वो अपने आप इंपॉर्टेंट है, और जो पूछा जाने वाला है, या फिर कई टॉपिक ऐसे होते हैं कि जहां पर बहुत अच्छी चीज रखी होती है लेकिन वो एग्जामिनर ने छुई नहीं है अभी तक, तो वो आप जानते हैं कि निकट भविष्य के अंदर वो चीज पूछी जाएगी, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लूसियन ब्रूहा नाम पूछा जा चुका है, 1943 पूछा जा चुका है। ये पहले ही लाइन के अंदर दोनों ही चीज, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। इसके बाद किस चीज का मापन करता है, रक्त परिसंचरण और श्वसन तंत्र की सहनशीलता का मापन करता है, यानी कि हम जानते हैं, अब ये बात मैं बार बार बता रहा हूं, आपको अभी तक समझ में आ गई हो कि ये किसका मापन करता है, एरोबिक फिटनेस का, एरोबिक फिटनेस का मापन। एरोबिक का मतलब क्या है भाई, हृदय और हृदय प्लस फेफड़े, हृदय प्लस फेफड़े की क्षमता का मापन ये करता है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर जो छोटी इकाई है ना वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हर टेस्ट के अंदर। अब हर टेस्ट के अंदर वो अलग अलग चीजें पिक करता है। कोचिंग का यही फायदा है कि आपको, जैसे अगर आप बिना कोचिंग सिर्फ किताब से पढ़ो तो आप हर टेस्ट को एक ही नजरिए से पढ़ोगे। अब पहला अगर टेस्ट आप देखोगे केडब्ल्यू परीक्षण क्रूज वेबर टेस्ट, उसके अंदर वो किस पे बल देता है कि वो क्या करता है या फिर किसका मापन किया जाता है। ऑफर के अंदर जब पूछोगे तो संस्था का नाम, किसने टेस्ट बनाया, उसका क्रम, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप कूपर के बारे में अध्ययन करोगे तो वहां पे VO2 मैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर वहां पर एरोबिक फिटनेस या फिर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर नाम के अंदर आपको कहीं भी हिंट नहीं मिल रहा है, इसलिए लूसियन ब्रूहा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1943 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो इकाइयां है ना, इन इकाइयों से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। टेबल जो उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 इंच, और 5 मिनट तक, 5 मिनट तक ये टेस्ट करवाया जाता है। 5 मिनट इसका मानक समय है कि अधिकतम हम 5 मिनट तक ये टेस्ट करते हैं, तक लगातार चढ़ना व उतरना होता है। कदमों की दर क्या है, 30 स्टेप प्रति मिनट, 30 स्टेप प्रति मिनट। या फिर अब आपसे पूछ ले कि भाई अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट तक टेस्ट करता है तो वो कम से कम कितने कदम चले, तो कितना हो जाएगा भाई, 30 × 5 कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, 150 कदम उसको चलने पड़ेंगे। 150 कदम यानी कि 1 मिनट के अंदर 30 स्टेप वो अप डाउन करेगा, तो 30 स्टेप है तो 5 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे भाई, 5 मिनट के अंदर 30, 60, 90, 120, 150, 150 कदम वो मिनिमम चलेगा। ये बात भी ध्यान रखना, थोड़ा सा घुमाकर, मुश्किल चीज नहीं है, बस उसने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि 5 मिनट है, 30 स्टेप प्रति मिनट है, तो कम से कम कितने कदम उसको चलने होंगे, 150 कदम उसको चलने होंगे, या फिर 150 कदम उसको अप डाउन करने होंगे। 20 इंच का टेबल है, 5 मिनट का समय है, 30 स्टेप प्रति मिनट की रफ्तार कम से कम होनी चाहिए। 15 सेकंड तक यह दर कायम न रखने पर टेस्ट रोक लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा भाई नीचे उतर जाओ आप, या फिर आप टेस्ट को, और इतना ही टेस्ट हम करेंगे। अब अधिकतम समय तो देखिए भाई 5 मिनट है, लेकिन अगर व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है तो वो बीच में भी रुक सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। 5 अधिकतम हम उसको स्टेप अप स्टेप डाउन करवाएंगे, लेकिन अगर बीच में असहज महसूस करता है, क्योंकि हृदय और फेफड़ों की बात है, तो व्यक्ति असहज महसूस करने लग सकता है अगर उसके पास एरोबिक फिटनेस नहीं है, अगर उसके पास कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस नहीं है, तो असहज महसूस करना जाहिर सी बात है। तो असहज महसूस करने पर हम ये टेस्ट वहीं पर रोक देंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश के अंदर डिटेल्स लिखी हुई है और उसको मैं एक बार थोड़ा पढ़ देता हूँ, हालांकि डिटेल सारी की सारी सेम है जो भी आप पढ़ के आए हैं। क्या लिखा हुआ है? द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1943 एज ए फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ इट रिमेन इन यूज टुडे। और आज तक भी हम इसको उपयोग में लेते हैं, इसको मॉडिफाई कई बार किया गया और अभी भी हम इसको उपयोग करते हैं। कैंडिडेट स्टेप्स अप एंड डाउन ऑन ए बेंच 20 इंच हाई, 20 इंच ऊंचाई पर एक मेज रखा होगा या फिर एक बोर्ड रखा होगा, उसके ऊपर व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा और नीचे उतरेगा 30 टाइम्स पर मिनट फॉर 5 मिनट, 30 कदम प्रति मिनट और 5 मिनट तक लगातार वो अप एंड डाउन करेगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर 30 बार स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा वो। द पल्स इज काउंटेड 3 सेपरेट टाइम्स। और जो उसके अब इसके बाद अब ये भी आपने ध्यान देना है, एक बार मैं वापस जाऊंगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई मेज रखा हुआ है, यहाँ पर ये स्टेप बोर्ड है जिसके बारे में बात हो रही है, इसके ऊपर कदम ताल वो करेगा अप डाउन अप डाउन। और ये अप डाउन होगा कैसे, इसको आप देख लीजिए, इस तरह से ये बोर्ड रखा हुआ है, एक पैर ऊपर रखेगा, फिर दूसरा पैर ऊपर, फिर एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे, ठीक इसी तरह से। जैसे कदम ताल 1 2 3 4, बस एक बार पैर, फिर राइट लेफ्ट, इस तरह से आप 1 2 3 4 इस ताल में आप लगातार चलते रहेंगे, इस ताल में आप लगातार चलते रहेंगे, 5 मिनट तक चलेंगे। अब ये 5 मिनट तक लगातार ये कदम ताल की जाएगी, जिसके अंदर 20 इंच 5 मिनट और 30 स्टेप मिनट, इस रफ्तार से आप लगातार चलते रहेंगे। जब व्यक्ति ने ये पूरा ये दौर पूरा कर लिया, जब उसने लगातार ये अवधि जो है वो पूरी कर ली, जैसी अवधि पूरी होती है, जैसे हम मान लीजिए कि आप टेस्ट को कंडक्ट करवा रहे हैं, आप एक स्टॉप वॉच लेकर पास खड़े हो गए, जैसे ही उसने स्टेप अप स्टेप डाउन करना शुरू किया, आपने स्टॉप वॉच को चलाया और आप टाइम देख रहे हैं कि भाई, और आप काउंट कर रहे हैं कि बिल्कुल साथ में एकदम जो स्पीड चाहिए उस स्पीड के ऊपर टेस्ट आपका चल रहा है। जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं, आप उसको रुकने का आदेश देते हैं, रुकने के साथ ही आप स्टॉप वॉच को रोकते हैं और दोबारा शुरू कर देते हैं तुरंत। अगला जो दौर है वो अपना दोबारा शुरू करते हैं या फिर 2 स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं। जैसे ही वो 5 मिनट पूरे करके रुकता है, रुकते उसको कुर्सी के ऊपर बिठा देना है, यानी कि उसको आराम करवाना है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। जैसे ही 1 मिनट आराम उसको करने दिया, स्टेप अप स्टेप डाउन किया, कुर्सी पर बिठा दो, बिठाने के बाद 1 मिनट उसने आराम किया। 1 मिनट जैसे ही आराम हुआ, आराम होते ही उसकी पल्स की गणना करनी है आपने, या फिर पल्स को काउंट करना है। पल्स को काउंट कितना करेंगे, 1 मिनट आराम करवाया, इस 1 मिनट आराम करने के तुरंत बाद से लेकर 30 सेकंड तक, यानी कि 30 सेकंड तक आप उसके पल्स की गणना करेंगे। 30 सेकंड लगातार, यानी कि 5 मिनट स्टेप अप स्टेप डाउन किया, जैसे 5 मिनट कंप्लीट हुए, कुर्सी के ऊपर बिठाया गया। जैसे वो 1 मिनट कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही आपने पल्स की गणना की, 30 सेकंड तक आपने पल्स को काउंट किया, और जैसे 30 सेकंड पूरे हुए, आपने उसको फिर आराम करने के लिए छोड़ दिया। अब हम 30 सेकंड का आराम उसको करवाएंगे। अब यहां से 1 मिनट से 1.5 मिनट हुआ, 30 सेकंड हमने मापन किया, 30 सेकंड का उसको आराम का समय दिया, फिर हम 2 से 2.5 मिनट उसका मापन करेंगे, फिर दोबारा हम 3 से 3 मिनट तक उसको 30 सेकंड का रेस्ट देंगे, और 3 से 3.5 मिनट के बीच में दोबारा उसका मापन किया जाएगा। यानी कि 30 सेकंड यहाँ पर पल्स मापी जाएगी, 30 सेकंड यहाँ पर पल्स मापी जाएगी, 30 सेकंड यहाँ पर पल्स मापी जाएगी। 3 बार हम इसके पल्स का मापन करेंगे, यानी कि हृदय गति को चेक करेंगे। 3 बार हृदय गति, 3 बार आप पल्स का मापन यहाँ पर करेंगे, और 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड के लिए इसका मापन किया जाएगा। पहली बार इसको 1 मिनट का आराम मिलेगा, दूसरी बार 30 सेकंड, और तीसरी बार भी 30 सेकंड का आराम मिलेगा। बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे हम उसका मापन करेंगे आराम की अवस्था के अंदर। फिर यहाँ पर व्यायाम की अवधि सेकंड के अंदर लिखेंगे, भाई कितने सेकंड इसने व्यायाम किया। जैसे मान लो कि अगर 5 मिनट ये लगातार व्यायाम करता है, तो 5 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड है, तो यहाँ पर 300 सेकंड यहाँ पर हो जाएंगे। 300 सेकंड के अंदर आप अवधि लिखेंगे। अगर बाई चांस वो बीच में रुक गया है, तो आप बीच में जैसे मान लो कि 260 पे रुक गया, 160 पे रुक गया, कोई भी अवधि के ऊपर वो रुक गया है, तो वो आप अवधि यहाँ पर सेकंड में रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू पल्स की कुल संख्या। पल्स की 30 सेकंड के अंदर मान लो कि किसी व्यक्ति का दिल 70 बार धड़का है, 80 बार 90 बार धड़का है, तो वो फिर इसमें कितनी बार पल्स काउंट आया है, फिर इसमें कितनी बार पल्स काउंट आया है, सबको
प्लस करेंगे, तीनों संख्या को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और फिटनेस इंडेक्स यहाँ पे आपका एक आपके पास यहाँ पे स्कोर आ जाएगा, एक स्कोर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं। द पल्स इज काउंटेड 3 सेपरेट टाइम्स फॉर 30 सेकेंड ईच। पल्स जो है वो 3 बार गणना की जाती है, 3 बार पल्स गणना, 3 बार पल्स की गणना की जाती है 30 सेकंड हर बार, यानी कि हर बार 30 सेकंड की गणना करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं 30 30 30 सेकंड 3 बार आप गणना यहां पर करते हैं। एट 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। पहली बार 1 मिनट पूरा होने पर, दूसरी बार 2 मिनट पूरा होने पर, तीसरी बार 3 मिनट पूरे होने पर, 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 3.5 आप गणना करते हैं। आफ्टर द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद, इफ P इज द सम ऑफ 3 काउंट्स। अब एक तरीका यहां पर यह भी है कि आप यहां पर एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करते हैं, तीनों के अंदर पल्स काउंट आप यहां पर निकाल लेते हैं। और यहां पर पल्स काउंट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप 300 आएगा, 300 को यहां पर आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक तरीका ये और एक तरीका वहां पर वो है, दोनों तरीकों से ये किया जा सकता है कैलकुलेट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो टेबल है, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना। इस टेबल से एक बार प्रश्न आया हुआ है, और वो प्रश्न क्या आया हुआ है कि जैसे प्रश्न आया हुआ है कि 95 स्कोर आया है, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि उसको एक्सीलेंट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अगर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर आपका स्कोर ऊपर आता है तो यानी कि वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर 95 स्कोर आया है तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, और बिलो 55 के है पुअर कंडीशन है, हृदय और फेफड़ों की कंडीशन अच्छी नहीं है। इतनी बात आप इसमें ध्यान रखना। 2 चीजें जो आपके नोट्स में हो सकता है वो नहीं हो, एक तो 95 वाला याद रख लेना और एक 55 याद रखना कि 55 है, 55 से नीचे जो है खराब या फिर खराब स्थिति, और 90 प्लस जो है एक्सीलेंट या फिर बहुत उत्तम स्थिति है, जो भी इसका स्कोर आता है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो टेस्ट है उसका नाम है फिलिप्स JCR टेस्ट। BE फिलिप्स के द्वारा ये बनाया गया है, बिरनेथ फिलिप के द्वारा 1947 के अंदर। अब इसका जो नाम है आमतौर पर उसका ज्यादा फेमस नाम क्या, JCR टेस्ट है, और BE फिलिप के द्वारा बनाया गया है। अब यहां पर JCR के साथ भी फिलिप नाम काउंट नहीं, जुड़ता नहीं है, मेल नहीं खाता है कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। याद आपको फिर भी करना है, लेकिन यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखिए यहां पर JCR टेस्ट के अंदर 3 बैटरीज है, 3 बैटरीज यहां पर है। एग्जामिनर का हमेशा सबसे अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से JCR टेस्ट में शामिल नहीं है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब इस प्रश्न के अंदर क्या किया जाता है, एक के अंदर वो यहां पर वर्टिकल जंप लिख देगा, एक शटल रन लिख देगा, एक चिनिंग अप लिख देगा, जो और एक यहां पर सार्जेंट जंप लिख देगा या ब्रॉड जंप लिख देगा। या यहां पर वो 100 मीटर डैश लिख देगा, या 600 यार्ड दौड़ लिख देगा, कुछ भी ऐसा लिख देगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पर JCR के अंदर जब भी प्रश्न आया ना, इसी तरह का प्रश्न पूछा गया, इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है, छोटी सी यहाँ पर ट्रिक बनाई गई। और वो ट्रिक क्या है, ध्यान रखना, JCR टेस्ट के अंदर ही J से जंप, C से चिनिंग अप, R से रन, जंप कौन सा होगा, वर्टिकल जंप होगा। अब यहां पर आप आगे की तरफ क्षैतिज जंप या फिर हॉरिजॉन्टल जंप नहीं करेंगे, यहां पर आप वर्टिकल जंप, लंबवत जंप करेंगे, जिसको सार्जेंट जंप भी बोला जाता है। ये हाई जंप के लिए, ये भी पैरों की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या फिर पावर को ही चेक करेगा, लेकिन ये क्षैतिज जंप ना होकर ये कैसे लंबवत जंप है, वर्टिकल जंप है, आप ऊपर की तरफ
अधिकतम दूरी तय करने का प्रयास करेंगे। हाँ, आप दौड़कर नहीं आ सकते, आप खड़े खड़े ये जंप करने का प्रयास करते हैं। ऊंची कूद, विस्फोटक शक्ति, पैरों की मापन इसमें की जाती है। अब जंप में यहाँ पर ब्रॉड जंप के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आएगा बात चिनिंग अप। चिन अप कंधों की सहनशीलता, जो आप पुल अप करते हैं, जो आप फ्लेक्स डाउन हैंग है, ठीक वैसा ही है चिनिंग अप। अगला है रन। रन के अंदर यहाँ पर शटल रन है, जो चपलता के लिए या फिर एजिलिटी के लिए मापन किया जाता है, जो एजिलिटी के लिए मापन किया जाता है। अब इसको आप एजिलिटी जो है वो मैं पहले बता चुका हूं, जो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रित रूप है। और शटल रन को आपने एंड्योरेंस के लिए या फिर स्पीड के लिए नहीं देखना है। यहाँ पर जो हमारा जो आप कह सकते ट्रिक है वो क्या है, जे से जंप, सी से चिनिंग अप, आर से रनिंग। तो ये रन कौन सा है, शटल रन है। इसको आप शटल रन पढ़िएगा। सिर्फ लड़कों के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए, महिलाओं के लिए टेस्ट नहीं करवाया जाता है। तो ये यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह का प्रश्न बीई, फिलिप का नाम भी आप ध्यान रखना। तो फिलिप्स JCR टेस्ट नामक ये टेस्ट है जिसके अंदर जंप, चिनिंग अप और रन शामिल है। वर्टिकल जंप, चिन अप और शटल रन ये शामिल यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन है वर्टिकल जंप का, कि वर्टिकल जंप आप कैसे करते हैं। यहाँ पर आप वर्टिकल जंप का एक डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पर हम वर्टिकल जंप का देख रहे हैं। जो शटल रन है, शटल रन हमने पिछली क्लास में देखा था कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होगा और यहाँ पर ये 10 × 4 बार दौड़ेगा और ये एरिया कितना है, 10 यार्ड है। यहाँ पर 2 ब्लॉक रखे होते हैं और ये व्यक्ति यहाँ पर दौड़ना शुरू करता है। यहाँ से एक बार दौड़ के जाएगा, एक ब्लॉक को उठाएगा, उसको वापस लेके आएगा और फिर यहाँ से दोबारा दौड़ कर जाएगा, इस ब्लॉक को उठाएगा और इसको वापस लाके यहाँ रखेगा दोनों ब्लॉक। तो ये 10 × 4 बार दौड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, शटल रन हो जाएगा। और एजिलिटी के लिए, चपलता के लिए, चपलता या फिर एजिलिटी का मापन होगा कि आप कितनी स्पीड में दौड़ सकते हैं और उसके साथ आप कितनी जल्दी अपनी दिशा के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हम इसको पहले पढ़ के आ चुके हैं। बॉडी मास इंडेक्स, जिसको एक अन्य नाम क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम बॉडी मास इंडेक्स। अब यहां से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, BMI के अंदर B से क्या तात्पर्य है, M से क्या तात्पर्य है, I से क्या तात्पर्य है, ऐसा क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाता है। तो BMI का पूरा नाम क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स BMI। BMI के अंदर सूत्र जो है वो क्या प्रयोग किया जाएगा, भार किलोग्राम के अंदर, कद मीटर स्क्वायर के अंदर। जैसे मान लीजिए कि मेरा भार अगर 80 किलो है तो 80 किलो भार यहाँ पर लिखेंगे, और हाइट मेरी अगर 1.80 है तो 1.80 × 1.80 आप इस तरह से कर देंगे। अब जो भी स्कोर आएगा, अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कोई स्कोर जब आपके पास आएगा तो वो लगभग आप मान लीजिए कि 27-28 के आसपास, 27-28 के आसपास आपके पास स्कोर आएगा। और इस स्कोर को आप जो अभी हम टेबल देखने वाले हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप अपना BMI भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर BMI में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, BMI का अन्य नाम क्या है, क्यूटलेट इंडेक्स है। इसके अलावा इसमें कौन सा सूत्र यूज किया जाता है, सूत्र के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है वो। और चालाकी एग्जामिनर कहाँ करेगा, भार को वो पाउंड के अंदर कर देगा, भार को ग्राम के अंदर कर देगा, कद को वो मीटर में ना करके सेंटीमीटर में कर देगा, कद को वो मीटर में ना करके फीट में कर देगा। ये चालाकी एग्जामिनर करता है, ये 2 को 3 कर देगा। ये ध्यान रखना है आपने कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान से याद हो। या क्या पूछा जा सकता है BMI के समय, BMI से क्वेश्चन भी आता है, हमेशा आता है। BMI से और क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आपको वो एक स्टेटमेंट दे सकता है कि एक 72 किलो का व्यक्ति है जिसका कद जो है वो 1.70 1.75 है, बताइए कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको एक कैलकुलेट करने के लिए BMI दे दे और आपको सीधा आगे पूछ ले कि आप ये इंडेक्स आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आप बता सको कि भाई वो अंडरवेट है, उसका वजन हाइट के हिसाब से कम है, वो नॉर्मल है, वो ओवरवेट है कि हाइट के हिसाब से उसके पास वजन ज़्यादा है, या फिर ओबेसिटी मोटापे का शिकार है, या फिर बहुत एक्सट्रीम ओबेसिटी का शिकार है। इस तरह का प्रश्न एक पूछा जाता है।
तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो टेबल याद होना चाहिए। दो चीजें याद है तो बीएमआई से आप प्रश्न निकाल लेंगे अपना। सूत्र जब इकाई, सूत्र के अंदर जब इकाइयां जो है वो इंच और लैब्स के अंदर हो, इंच और लैब्स जो है विदेश के अंदर उपयोग किए जाते हैं, तो वहां पर जब आप यहाँ पर किलोग्राम की जगह जब लैब्स को आप उपयोग करेंगे, पाउंड को उपयोग करेंगे, और मीटर की जगह आप इंच स्क्वायर को उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर 703 मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, विदेश के अंदर ये उपयोग ज्यादा किया जाता है, 703 मल्टीप्लाई होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ इस सूत्र के बारे में बात करते हैं। इस सूत्र के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जब जो भी मैंने आपको बताया कि आप जैसे मान लो कि 80 वेट है और 180 इंटू 180, अब अपना जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट को आप निकाल के देखना, आप खुद ये चेक कीजिएगा कि आपका भार जो है वो आप जानते होंगे, आप अपनी हाइट को जानते होंगे, तो ये आप बीएमआई का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके आप देखिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो एक बार आप अपने वेट से अभ्यास कीजिए, अपने दोस्त के वेट से अभ्यास कीजिए, तो ये 2-3 बार आप इस फॉर्मूला को उपयोग करके देखेंगे तो आपको बीएमआई जो है वो कैलकुलेट करना आ जाएगा। सिंपल गणित के साथ आप इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो स्कोर है यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है। सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया और फिर पूछ भी लिया, तो वो तो एक मुश्किल प्रश्न हो जाएगा कि वहाँ पे आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा और फिर आपको इस टेबल का उपयोग करके ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। इसका एक सिंपल रूप क्या है कि आपको सीधा बता दिया कि एक व्यक्ति है जो जिसका स्कोर बीएमआई स्कोर 28 है, बताइए वो किस कैटेगरी में है, तो सिर्फ आपसे टेबल पूछ लिया, आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया। तो ये टेबल आपको याद करना है। 18.5 से जब व्यक्ति कम है, अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 18.5 से जब व्यक्ति का स्कोर कम आएगा तो वो अंडरवेट है। 18.5 से कम का मतलब है कि 18.4, 18.3, 18.2, 18, इस तरह से जब 17, 16 ये स्कोर आएंगे ना, तो वो अंडरवेट की तरफ जा रहा है, तो वो अंडरवेट की तरफ जा रहा है। 18.5 अगर किसी व्यक्ति का भार है, स्कोर है, और 24.9 तक है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आएगा। यहां पर कोई भी डिजिट ओवरलैप नहीं हो रही, यानी कि दो डिजिट, दो संख्या एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं आ रही। यहां पर 18.5 से नीचे 18.4 यहां पर आएगा, 18.5 नॉर्मल में आएगा, और यहां पर इससे लेकर 24.9 तक यहां पर आएगा जो नॉर्मल कैटेगरी में है। ओवरवेट 25 से 29.9 तक, यानी कि यहां से बाद का जो कौन सा आएगा 25, यहां से लेकर 29.9 तक ओवरवेट, अति भार, यानी उसकी हाइट के हिसाब से उसके पास वजन क्या है, ज्यादा है। 29 के बाद 30 यहां पर शुरू होगा और 30 से 34.9 तक ओबीस या फिर मोटापा, ये व्यक्ति क्या होगा, मोटा होगा। और 35 के बाद एक्सट्रीम ओबेसिटी शुरू हो जाती है। जो चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये कैटेगरी याद रखनी है आपने। बीएमआई को फाइंड आउट आमतौर पर आप तभी करते हैं जब आप ये पता लगाना चाहते हैं कोई व्यक्ति मोटा तो नहीं है, या फिर हाइट के हिसाब से उसके पास वजन ज्यादा तो नहीं है। ये बात ध्यान रखने के लिए आप आमतौर पर बीएमआई का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी से संबंध में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, या फिर बहुत ये एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि ओबेसिटी कैटेगरी कहाँ से शुरू होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बीएमआई के अंदर मोटापा या फिर ओबेसिटी की कैटेगरी कहाँ से शुरू होती है, या फिर किस संख्या को आप ओबेसिटी के अंदर रखेंगे। वो पूछेगा 24, 26, 28, 31, किसको आप ओबेसिटी के अंदर रखेंगे, तो 31 को आप ओबेसिटी के अंदर रखेंगे। एक्सट्रीम से ज्यादा नहीं पूछता है, इन दो कैटेगरी को ज्यादा पूछता है, इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, बाकी वैसे इतना मुश्किल नहीं है। 18.5 से कम, 18.5 से 24.9 तक, फिर 25 से लेकर 29.9 तक, 30 से लेकर 34.9 तक, और फिर आगे ओबेसिटी। इसके अंदर महत्वपूर्ण ये दो है, 25.9 से लेकर 25 से लेकर 29.9 और 30 से लेकर 34.9। ध्यान रखनी है ये बातें भाई आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख टेस्ट हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें और हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो हो सकता है कि भी पूछ लीजिए, लेकिन आमतौर पर ये नहीं पूछी गई हैं 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड लेवल तक। तो आपने ध्यान रखना है, जब नेट के अंदर जाते हैं तो हम ये जरूर मानते हैं कि भाई वहाँ पर ये टेस्ट एंड मेजरमेंट एक थोड़ा भयानक रूप धारण कर लेता है, वहाँ पर अच्छे खासे मुश्किल क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, और जो नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं वो जानते हैं कि भाई ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। लेकिन 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और खासतौर पर राजस्थान के अंदर एग्जामिनर यहाँ से इतने मुश्किल प्रश्न जो है वो नहीं पूछता है। चलिए भाई, अभी जितने भी टेस्ट हमने देखे हैं, चाहे वो दूसरे जो हमने पहला टेस्ट देखा KW टेस्ट, कूपर टेस्ट, आफर टेस्ट, JCR टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इन टेस्ट के संबंध में आपने थोड़ी सी BMI टेस्ट, ये 6-7 टेस्ट को
ज़्यादा गहनता से पढ़ना है। इसके बाद कुछ टेस्ट यहाँ पर और बताए गए हैं, इनसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको सेफ साइड के लिए थोड़ा देख कर चले जाते हैं। एक है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1959 और 60 के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, आमतौर पर इसको 1959 के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको आप राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और यूनिट नंबर 3 के अंदर आप इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए भाई, इसमें पुरुषों के लिए अब इसके अंदर सरकार ने क्या प्रयास किया था, सरकार ने राज्य सरकारों को काम सौंपा कि आप पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी आप फिजिकल एफिशिएंसी जांच कीजिए। जैसे यहाँ पर ये समय देखिए, कहाँ पर ये समय का 1959 है ना, तो जैसे अमेरिका के अंदर उनको चिंता हुई कि हमारे देश में जो लोग हैं वो स्वस्थ हैं या नहीं है, वो मजबूत हैं या नहीं है, वैसे भारत के अंदर भी चिंता हुई। हाँ, बेशक 2 साल 3 साल बाद हुई, लेकिन भारत में भी चिंता हुई, तो भारत में भी राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान शुरू किया गया, और ये मापन करने के लिए कि देश के अंदर लोग जो हैं उनका शारीरिक क्षमता का स्तर क्या है, ये मापन करने के लिए। तो वहां पर पुरुष के अंदर 4 समूह बनाए गए, 17 वर्ष तक यानी कि 0 से 17 तक, 18 से 34 वर्ष तक, 35 से 44 तक और 45 से ऊपर। हर समूह के अंदर इन्होंने देखना चाहा कि इनकी जो तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज जो है, 4 कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई थी। और चार, सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पुरुषों के अंदर कितनी कैटेगरी बनाई गई थी, 4 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई थी, ये संख्या ध्यान रखना 4। और महिलाओं के अंदर 3 कैटेगरी, 3 श्रेणियां बनाई गई थी। ये ध्यान रखना कि 4 श्रेणी पुरुषों के अंदर, 3 श्रेणी महिलाओं के अंदर बनाई गई थी। ये संख्या ज्यादा ध्यान रखनी है आपने, बाकी ये क्या क्या कैटेगरी बनी थी ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 टेस्ट बैटरीज थी। बैटरी 1 के अंदर ये सारे के सारे टेस्ट करवाए जा रहे थे, जिसके अंदर 100 मीटर, 800 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। और बैटरी नंबर बी के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर लॉन्ग जंप, क्रिकेट बॉल थ्रो और दंड बैठक या फिर ऊंची कूद यहाँ पर करवाई जा रही थी। ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई क्योंकि भारत का अभियान है, पहला अभियान था ये, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ें हैं। अंतिम स्लाइड हमारी, यहाँ पर कुछ टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं और उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस टेस्ट का निर्माण किया, या फिर ये किस चीज़ का मापन करती है, किस चीज़ का मापन इसमें किया जाता है। यहाँ पर पहला इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट नहीं पूछा गया है, बुक वोल्टर ने इसका निर्माण किया है। बोरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट फॉर मैन, हेरोल्ड एम बैरो 1954। रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट, फेडरिक रैग रोजर 1926, 7 बैटरी है। ट्यूटल पल्स रेशो टेस्ट, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्यूटल और आर सी विल्स 1930 के अंदर। एस्ट्रेंड साइकिल टेस्ट, एस्ट्रेंड पीओ के द्वारा ये बनाया गया है। स्किन फोल्ड टेस्ट के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये मापन क्या करता है, शरीर में वसा का मापन ये करता है। शरीर के मापन के लिए शरीर में 7 जगह से मापन किया जाता है। अब यह 7 जगह यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग किताबों के अंदर कहीं पर इसको 5 भी लिखा हुआ है, कहीं 7 भी लिखा हुआ है, कहीं 9 भी लिखा हुआ है। अलग अलग जगह से मापन किया जाता है, लेकिन मैंने एक संख्या यहाँ पर 7 लिखी, लेकिन मैं साथ में ये भी बता दूं कि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये इतने सारे आपके टेस्ट थे जो महत्वपूर्ण है। मैं फिर एक बार आपको रिवीजन के लिए एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि कौन कौन से टेस्ट थे, क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है जिनको आपने ध्यान रखना है। प्रमुख टेस्ट,
प्रमुख टेस्ट और इनके अंदर क्या क्या बात जो है वो आपने ध्यान यहाँ पर रखना है। ये एक चीज आपने यहाँ पर देखना है कि किस टेस्ट के अंदर आप क्या बात के ऊपर गौर करने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप यहाँ पर, मैं नाम लिखता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर नाम लिखते हैं KW टेस्ट। KW टेस्ट के अंदर आपने जो बात ध्यान रखनी है वो ये, न्यूनतम पेशी शक्ति 6 बैटरी और हंस, क्रूज व सोंजा वेबर। 1954। ये इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं आफर की। आफर या फिर अभी इसका नाम क्या है, शेप अमेरिका। इसका पूरा नाम आप ध्यान रखना भाई, शेप अमेरिका इसका पूरा नाम क्या है। 1885 के अंदर इसकी स्थापना एडवर्ड हिचकॉक के द्वारा की गई थी। और टेस्ट का 1958 में पॉल हुंसिकर के द्वारा मापन, मोटर फिटनेस का, और इसमें 6 बैटरीज है। 6 बैटरीज है। अब ये 6 बैटरीज भी अलग अलग मापन करती हैं। जैसे अगर आप पुलअप करेंगे तो कंधों का सहनशीलता का मापन होगा, सिटअप्स करेंगे तो आपके पेट की जो मांसपेशी है उनकी सहनशीलता का मापन होगा, जब आप ब्रॉड जंप करेंगे तो पैर की विस्फोटक शक्ति का मापन होगा, जब आप डैश करेंगे तो डैश करने के अंदर स्पीड का चेक होगा, 600 यार्ड के अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस का मापन होगा। तो हर जगह पर अलग अलग मापन यहाँ पर हो रहा है। तो ये सारे के ये जो 6 हैं, ये 6 भी ध्यान रखना। इसको मैं एक अलग रंग के अंदर मापन कर देता हूँ। ये 6 क्रम से ध्यान रखना, और इनका भी आपको क्रम ध्यान रखना है। क्रम ध्यान रखना है और किसके लिए मापन इनका किया जा रहा है, ये बात भी साथ में थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से टेस्ट थे हमारे पास, इसके अलावा यहाँ पर कूपर टेस्ट, कूपर टेस्ट जिसको 12 मिनट रन वॉक, 12 मिनट रन या वॉक आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। किनेथ एच कूपर, के एच कूपर व्यक्ति का नाम है, और मापन क्या करता है, VO2 मैक्स का मापन किया जाता है, या फिर आप इसमें कह सकते हैं ये मापन कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता का मापन ये करता है। इसके अलावा और हमारे पास कौन सा टेस्ट है, इसके अलावा हमारे पास जो एक टेस्ट और है वो कौन सा है, JCR टेस्ट। JCR टेस्ट, फिलिप यहां पर जे से जंप, जंप भी कौन सा, वर्टिकल। सी से चिनिंग अप, और R से रन, शटल रन। ये बात इसके बारे में आपने ध्यान रखनी है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, अन्य जो टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, लूसियन ब्रूहा 1943, लूसियन ब्रूहा 1943 के अंदर मापन किसका करेगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता। यहां पर जरूरी चीजें क्या है आपके लिए, 20 इंच
30 स्टेप प्रति मिनट और 5 मिनट। ये जरूरी चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। कुछ और चीज़ें भी आप जब इसके तस्वीरें बनाएं तो शॉर्ट नोट्स बनाएं तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा महत्वपूर्ण टेस्ट था जो यहाँ पर बच गया है? ब्रूस वेबर हो गया, JCR हो गया, आफर हो चुका है, कूपर टेस्ट हो चुका है, हार्वर्ड स्टेप्स है, BMI एक ध्यान रखना, BMI का पूरा नाम ध्यान रखना और यहाँ पर इसका फॉर्मूला ध्यान रखना भाई। यहाँ पर आप भार केजी के अंदर और कद मीटर स्क्वायर के अंदर ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। कोई एक आधा टेस्ट अगर बीच में रह गया तो उसको भी आप जब शॉर्ट नोट्स बनाए तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रमुख टेस्ट 1 2 3 4 5 6 टेस्ट मुझे लगता है हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई एक आधा टेस्ट अगर बच रहा है तो वो आप ऐड कर लेना जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए। चलिए भाई, क्लियर है चीजें? आमतौर पर टेस्ट एक ऐसा, क्योंकि अगर आप जानेंगे, अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आपने MPED किए तो आप जानते हैं कि टेस्ट इतने ज़्यादा टेस्ट हैं, 100-150 टेस्ट होंगे कम से कम, लेकिन उनमें प्रमुख प्रमुख यही टेस्ट हैं। तो हम ये एग्जामिनर की मेहरबानी के ऊपर आश्रित होते हैं थोड़ा कि वो उन्हीं टेस्ट में से पूछे कि जो ज़्यादा फेमस हैं। अगर वो बहुत कम फेमस टेस्ट में से पूछने लग जाए तो भाई यहाँ से प्रश्न लेना बहुत मुश्किल, प्रश्न हासिल करना, ठीक करना यहाँ से बहुत मुश्किल काम हो जाए। लेकिन आम तौर पर इन्हीं टेस्ट में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जब आप पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर प्रश्न जो है वो इन्हीं के अराउंड घूम रहे हैं, और यहीं से हम आमतौर पर प्रश्नों को देखकर जाते हैं। क्योंकि जब बहुत विशाल एरिया है तो हम कुछ चीज़ों के ऊपर जो ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा प्रश्न जाते पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर गौर करते हैं। वरना टेस्ट मेजरमेंट इतने सारे आंकड़े हो जाएंगे कि आप यूनिट नंबर 2 भी उनके सामने थोड़ी कम छोटी लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण टेस्ट है, इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इनके आंकड़े याद कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के अंदर यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो आ जाएंगे। चलिए भाई, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हो तो आप थम्स अप कर दीजिए भाई, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए जी, लाइव सेशन में जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर अध्ययन करते रहिए, इसी तरह से साथ बने रहिए। धन्यवाद।